Class 8th English Medium, lesson number 2 of Social Science, Administrative Structure, Policies and Impact of British Rule. प्रीवियस लेसन में आपने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए थे और कैसे उन्होंने बाकी सारी यूरोपियन नेशंस को यहाँ से बाहर करके इंडिया के अधिकांश स्टेट्स को अपने रूल में शामिल कर लिया। ये हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, या आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बक्सर की लड़ाई के बाद इंग्लिश कंपनी ने एक ट्रीटी यानी समझौता साइन किया इलाहाबाद के मुगल एम्परर शाह आलम के साथ। ही हैंडेड ओवर द राइट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी। शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार, दीवान होने के जो अधिकार होते हैं, वो अधिकार उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। और इस अधिकार के मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल के टोटल रेवेन्यू यानी इनकम का अधिकार हो गया। द नवाब ऑफ बंगाल नजमुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे नजमुद्दौला, हैंडेड ओवर द राइट्स ऑफ निजामत टू द कंपनी। जो बंगाल के नवाब थे नजमुद्दौला, उन्होंने नजमत अधिकार, निजाम होने का, जिसको हम निजामत भी कहते हैं, वो उन्होंने कंपनी को दे दी। द कंपनी वांटेड इट्स कंट्रोल ओनली ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चालाक थे, वो केवल अपना कंट्रोल चाहते थे वहां की आर्मी और ट्रेजरी यानी खजाने पर। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल। उस समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और वो काफी अच्छे और चतुर डिप्लोमेट थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ही लेफ्ट द निजामत टू नवाब ऑफ बंगाल। निजामत जो थी उन्होंने वो बंगाल के नवाब के पास रहने दी और दीवानी अधिकार उनसे अपने हाथों में ले लिए। मतलब सोर्स ऑफ इनकम, पैसे जहां से आने वाले थे वो अधिकार उन्होंने अपने हाथ में रखा और बंगाल को संभालने का और दूसरे के आक्रमण से बचाने का जो काम था वो उन्होंने बंगाल के नवाब के पास ही रहने दिया। इसका मतलब ये कि बंगाल का नवाब यदि कुछ करना चाहे तो भी उसके पास पैसा नहीं था, क्योंकि ट्रेजरी यानी खजाना पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। अब दो प्रकार के शासक हो गए थे बंगाल के। थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न करती थी और बाकी का संभालने का अधिकार नजमुद्दौला, जो वहां के नवाब थे, उनके पास था। तो इसके बहुत डीमेरिट्स भी थे, सामने आए नुकसान। द रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल ले इन कंपनीज हैंड्स। तो जो रियल कंट्रोल था बंगाल का वो कंपनी के हाथों में था, लेकिन कंपनी अपनी जवाबदारियों से मुक्त थी। उसको बंगाल के लोगों की रक्षा नहीं करनी थी, किसी के आक्रमण का जवाब नहीं देना था। उसका अधिकार केवल कंट्रोल जो था वो आर्मी पे था और ट्रेजरी पे था। तो जो रियल जो कंट्रोल था, जो अच्छी जो पैसे वाली जो चीज थी और जो ताकत थी बंगाल की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। बाकी जो नवाब थे वहां के वो केवल कहने भर के लिए थे नवाब, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। वो करना भी कुछ चाहते थे बंगाल के लोगों के लिए तो नहीं कर सकते थे। The company appointed Warren Hastings as Governor General of Bengal in 1772. 1772 में कंपनी ने बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया वॉरेन हेस्टिंग्स को। और उन्होंने गवर्नर जनरल बनने के बाद निजामत और दीवानी का अधिकार तो पहले से ही था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उन्होंने निजामत का अधिकार भी बंगाल के नवाब से लेकर अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार अब पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया बंगाल पे। नाउ द टॉपिक इज गिवन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एन इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी। वो एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। दिस कमिटी अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड द स्टाफ ऑफ द कंपनी। तो इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वही कंपनी के स्टाफ को अपॉइंट करते थे और उन्हें डिसमिस भी करते थे।
लेकिन 1757 के बाद इस कंपनी के मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी दखलंदाजी की। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ठीक नहीं कर रही है इंडिया में, तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट कानून पास किया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। तो इस एक्ट के दो उद्देश्य थे। पहला, टू रेमेडी द ड्रॉबैक्स इन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन। ड्रॉबैक यानी कमियां। पहला उद्देश्य था कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में यदि कमियां हैं तो उसको दूर करना। और दूसरा, टू रेक्टिफाई द कॉजेज ऑफ कंपनीज मिस गवर्नेंस इन इंडिया। रेक्टिफाई यानी सुधारना। कंपनी ने जो मिस गवर्न किया था भारत में रह के, कुशासन, उसकी गलतियों को सुधारना। ये दो उद्देश्य थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। इसके प्रोविजंस कुछ थे। प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, द एक्ट प्रोवाइडेड स्पेसिफिक मेजर्स टू सेट अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। एक नए प्रशासन की व्यवस्था करने की छूट देता था ये एक्ट। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे इंडिपेंडेंट थे। बट दिस एक्ट एंडेड देयर फ्रीडम। लेकिन इस एक्ट ने उनकी स्वतंत्रता भी खत्म कर दी। द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड मद्रास टू। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का भी और मद्रास का भी। A 4-member council was formed to help the governor general। गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 4 लोगों की समिति बनाई गई और इन्हीं के पास अधिकार रहता था, गवर्नर जनरल के पास मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों प्रकार के अफेयर्स में निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास रहता था। और इन्हीं के पास ये अधिकार भी था कि वो दूसरे राजाओं के साथ समझौते साइन करे या फिर उनसे युद्ध लड़े। इस एक्ट के भी, रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ 1773 में, उसके भी कुछ नुकसान थे, डीमेरिट्स थे। जैसा कि इट वॉज डिफिकल्ट टू टेक एनी डिसीजन। निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती थी। गवर्नर जनरल का फ्रीडम जो था वो बहुत कम हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी अलग अलग जगह पर, लेकिन उसका न्याय कहाँ, कौन कौन से एरिया में होगा वो फिक्स नहीं था। द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव सोवरेन राइट ओवर अदर प्रेसिडेंसीज। और गवर्नर जनरल का दूसरी प्रेसिडेंसीज पर कोई अधिकार नहीं था। इन कमियों को दूर करने के लिए एक दूसरा एक्ट बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए एक दूसरा एक्ट बनाया गया जो उस समय वहां के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने पास किया। इसलिए हम इस एक्ट को उनके नाम से जानते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में बना था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द कंपनी इन इंडिया। इस एक्ट ने पूरी स्वतंत्रता दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में भारत में पूरी दखलंदाजी कर सकती है। एक नई 6 लोगों की समिति बनाई गई और इनका काम था was to guide and control the work of the court of directors and the government of India। भारत की गवर्नमेंट और कोर्ट के जो डायरेक्टर थे उनको गाइड और कंट्रोल करने का काम इनके पास था। द एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द कंपनी फॉर इंडल्जिंग इन वॉरफेयर इन इंडिया। इस एक्ट ने कंपनी के हाथ बांध दिए कि आप भारत में रहकर भारत के किसी राजा से युद्ध नहीं करेंगे। ये इस एक्ट में हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट में। This act clearly mentioned that expansion of rule was against the policy, honor and will of this nation। इस एक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि कंपनी यदि अपने इलाकों का विस्तार करती है, अपने इलाके को बढ़ाती है, दूसरे इलाकों को अपने इलाके में शामिल कर लेती है, तो ये बिल्कुल भी ब्रिटिश ऑनर के लिए बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी के हाथ इन्होंने बांध दिए ये एक्ट पास करके। द गवर्नर जनरल बिकेम द रियल रूलर ऑफ इंडिया। 1784 से गवर्नर जनरल जो थे वो रियल शासक बन गए भारत के। ही गवर्न द कंट्री, वो देश को चलाते थे थ्रू आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड जुडिशरी। इनके अंडर में
आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट के अधिकारी और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका के लोग गवर्नर जनरल के अंडर में ही रहते थे। नेक्स्ट इज सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज यानी जो भारत की जो ऊंची ऊंची पोस्ट रहती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सर्विसेज के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह ली 1786 में। उनको भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। हिज पीरियड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देन द एक्सटेंशन ऑफ द कंपनीज रूल। जब तक ये गवर्नर जनरल रहे तो इनके शासनकाल को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। कंपनी का ज़्यादा एक्सटेंशन तो इन्होंने नहीं किया, विस्तार, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से बहुत सुधार इन्होंने किए। 1833 तक सिविल सर्विसेज में सारे अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाते थे। बाद में सिविल सर्विसेज एग्जाम फाइट करके एडमिनिस्ट्रेशन में आने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसको हम कंपटीशन एग्जाम्स कहते हैं। तो बड़े बड़े पोस्ट जो थे वो कंपटीशन एग्जाम के जरिए लोग वहां पर पोस्ट किए जाने लगे। टू ट्रेन द यंग रिक्रूट्स टू द सिविल सर्विसेज, नए नए लड़कों को, यंग लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेनिंग देने के लिए कैलकाटा में 1801 में एक कॉलेज बनाया गया जिसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज था। और इसी के लिए बाद में ब्रिटेन में भी एक कॉलेज बनाया गया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कॉलेज। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड लॉज। जितने भी गवर्नमेंट होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, उन्हीं पर बेस होते हैं। द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस बाय एस्टैब्लिशिंग कोर्ट्स इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने भारत में कोर्ट से न्याय दिलाने का सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। कोर्ट पहले नहीं हुए थे, ये होते थे, ये ब्रिटिशर्स ने बनवाए कोर्ट हमारे यहाँ पर, और ये सिस्टम वो लेकर आए कि कोर्ट के थ्रू न्याय सबको मिलेगा। द कोर्ट्स प्रोनाउंस पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग द लॉज। कोर्ट्स उनको सजा देता था जो कानून तोड़ते थे। इनिशियली द इंग्लिश डिड नॉट इंटरफेयर विद द प्रिवेलिंग लॉज इन इंडिया। शुरू में तो ब्रिटिशर्स ने भारत में जो पुराने कानून चलते थे, जो हमारे धर्म के ऊपर बेस थे, हमारे रिलीजन कस्टम्स के ऊपर जो कानून बने हुए थे, उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि द इंग्लिश रूल वॉज अप्लाइड व्हेन ब्रिटिश एंड इंडियन लॉज क्लैश्ड। जहां पर न्याय की बात आती थी और जहां पर ब्रिटिश और इंडियन दोनों रूल आपस में टकराते थे, तो ब्रिटिशर्स इंग्लिश रूल को फॉलो करते थे, भारतीय रूल को फॉलो नहीं किया जाता था उस स्थिति में। कंट्रोल ओवर कंपनी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ बाय मेकिंग न्यू लॉज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नए नए कानून बनाए। In 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ब्रॉट ड्यूअल रूल इन ब्रिटिश इंडिया। 1784 के बाद भारत में भी ड्यूअल रूल हो गया। थोड़ा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट दखल देने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटर थी ही। In 1793 by a special charter the tenure of company's trade affairs was extended for 20 more years। 1793 में एक स्पेशल चार्टर बनाकर कंपनी का टेन्योर यानी टाइम पीरियड, व्यापार के उद्देश्य से वो आए थे और उसी को लेकर उन्होंने अपना टाइम पीरियड 20 साल और बढ़वा लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में व्यापार करने का उन्होंने 20 साल का टाइम और ले लिया वहां से। In 1813 the company lost its monopoly of trade in India। 1813 में जाकर कंपनी की मोनोपोली, एकाधिकार, भारत में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी के पास था, वो 1813 में खत्म हुआ। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू इंक्रीज इट्स होल्ड इन इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारा होल्ड, हमारी पकड़ भारत पर बनी रहे।
और इसके लिए द पावर्स ऑफ द कंपनी ओवर इंडिया वर टू बी कर्टेल्ड, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम करना जरूरी था। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कम नहीं करते तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे भारत पर कंट्रोल करती। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया द इंग्लिश अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। जैसे ही कंपनी का रूल आया था भारत में, द इंग्लिश अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, उन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई जिसके लिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बदल दिया। एग्रीकल्चर करने वाले किसानों से लगान या टैक्स लेने के सिस्टम को उन्होंने हर क्षेत्र का अलग अलग कर दिया। ट्रेड के नियम, व्यापार के नियम बदल दिए, इंडस्ट्री के नियम बदल दिए। दीज पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश डैमेज द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इन इंडिया, जिसके कारण हमारे यहाँ के किसानों को और हमारे यहाँ के व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज डेल्ट अ ग्रेट ब्लो टू इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इनकी नई आर्थिक नीतियों के कारण हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर, ट्रेड यानी व्यापार और इंडस्ट्री बहुत बड़ा इनको झटका लगा, बहुत लॉस में गए। द इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली लिव्ड इन विलेजेस एंड द पीपल सर्वाइव्ड ऑफ देयर ओन लाइवलीहुड। आप भी जानते हैं कि भारत गांवों का देश कहा जाता है भारत। हमारे यहाँ की अधिकांश पॉपुलेशन अभी भी गांवों में रहती है। द विलेजर्स लार्जली रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ज़्यादा लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर से अपनी जीविका कमाते हैं। द पीजेंट्स पेड अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टू जमींदार। यहाँ पर किसान जमींदारों को अपने प्रोडक्शन का कुछ निश्चित हिस्सा दिया करते थे या फिर ब्रिटिश कलेक्टर को दिया करते थे, और उनका विलेजर्स का कुछ राइट, अधिकार अपनी जमीन पर भी होता था। When the British established their rule, जब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल लेकर आए, they allowed the old system to be continued under the supervision of their own officials. उन्होंने पुराने सिस्टम को चालू रहने दिया, लेकिन सुपरवाइजर उनका अधिकारी था या फिर एंड देयर इंडियन एजेंट, और एक इंडियन एजेंट। द पीजेंट्स वर हैरेस्ड बाय द ऑफिशियल्स ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन। जब ये लोग टैक्स वसूलने आते थे तो ये किसानों को हैरेस करते थे, बहुत परेशान करते थे, डराते धमकाते थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, एक नई स्कीम जो थी, इनकी पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अप्लाई किया बंगाल, उड़ीसा और बिहार में, ताकि कंपनी की इनकम बढ़ सके। अंडर दिस सिस्टम द जमींदार्स वर मेड लैंड ओनर्स। इस सिस्टम के अंतर्गत जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। देयर राइट ऑफ ओनरशिप वॉज मेड हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है जमींदार का यदि बेटा होगा तो वो भी जमींदारी ही करेगा, वही कर वसूलेगा किसानों से। रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई एंड चेन्नई। मुंबई और चेन्नई में रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। दोज हु प्लफ्ड देयर फील्ड वर लैंड ओनर्स एंड दे डायरेक्टली पेड टैक्स टू द कंपनी। जो जमीन पर हल चलाते थे, जो फसल उगाते थे, वो ही जमीन के मालिक थे और वो डायरेक्टली कंपनी को ही टैक्स देते थे। द पीजेंट्स लॉस्ट द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप फेलिंग टू पे द रेवेन्यू। और जो किसान रेवेन्यू नहीं दे पाते थे उनसे उनकी जमीन का अधिकार छीन लिया जाता था। इससे किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा। अवध में, इन अवध प्रोविंस, अवध में महालवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। अवध में उन्होंने यूज किया महालवाड़ी सिस्टम। दिस वॉज द एडवांस फॉर्म ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये जमींदारी सिस्टम का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म था। अंडर दिस सिस्टम टैक्स वॉज फिक्स्ड फॉर एवरी महाल। इसमें हर एक महाल के लिए, महाल यानी विलेज, उसका टैक्स फिक्स होता था। तो आपने देखा कि इसमें 3 अलग अलग प्रोविंसेस में 3 अलग अलग सिस्टम्स जो थे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के, वो इन्होंने यूज किए। बंगाल, उड़ीसा और बिहार में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यूज किया, और मुंबई और चेन्नई की जो प्रेसिडेंसीज थी वहां पर इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और अवध प्रोविंस में इन्होंने महालवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया।
एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण लैंड बिकम अ कमोडिटी विच कुड बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड। जमीन एक ऐसी चीज हो गई, वस्तु हो गई जिसको आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता था। इजी ओनरशिप ऑफ लैंड अट्रैक्टेड पीपल टुवर्ड्स द लैंड। लैंड की इजिली ओनरशिप मिलने लगी तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए जमीन की तरफ। द कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑन द ब्रिंक ऑफ डूम एंड पीजेंट्स वर ग्रोनिंग अंडर द बर्डन ऑफ डेट्स। कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटे छोटे घरों में जो लोग छोटी छोटी चीजें बनाकर बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसी इंडस्ट्री आखिरी चरणों में थी। और जो पीजेंट्स थे यानी किसान, वो कर्ज के नीचे दबे हुए थे। नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड फेमाइन मेड द लाइफ ऑफ पीजेंट्स मोर पिटिफुल। इसके ऊपर से जो नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि फ्लड यानी बाढ़ आना, फेमाइन यानी महामारी फैलना, इसके कारण पीजेंट्स की जो हालत थी वो और भी ज्यादा पिटीफुल यानी दयनीय हो गई। बाय द टाइम Charter Act was passed in 1813 in England had a massive foreign and colonial market. Huge benefits could be earned by selling English goods in these markets. The East India Company lost trading rights when Charter Act was introduced and free trade policy was followed. Consequently, British goods entered Indian market paying minimum tax. जब तक Charter Act पास हुआ था 1813 में, उसके बाद ब्रिटिश गुड्स को बहुत कम टैक्स देकर भारत के बाजारों में एंटर होने की छूट मिल चुकी थी। और हमारे यहाँ का टैक्स ज़्यादा होने के कारण हुआ उल्टा, भारतीय लोगों के लिए भारत में बना हुआ सामान महंगा हो गया और ब्रिटेन से आने वाले जो गुड्स थे वो सस्ते हो गए। तो ऑब्वियसली लोगों ने सस्ती यानी कि ब्रिटिशर्स की चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। और हमारे यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, इसलिए उनकी गुड्स की कॉस्ट ज़्यादा आती थी, लागत। तो लोग उनको खरीदते नहीं थे क्योंकि कीमत ज़्यादा थी। और बाहर से आने वाले जो गुड्स थे वो हमको सस्ते में मिल रहे थे, हमने वो खरीदना चालू किया। तो हमारे यहाँ के व्यापारियों को, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को इससे बहुत नुकसान हुआ। पहला तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का अधिकांश रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से बाहर ले जाते थे, मैन्युफैक्चर करके हम ही को बेचते थे ज़्यादा दामों पर। दूसरी बात ये था कि हमारे यहाँ जो गुड्स बनते थे उस पर वो टैक्स ज़्यादा लेते थे ताकि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाए, और अपने गुड्स कम टैक्स में भारत में भेजते थे ताकि उनकी कीमत कम रहे। तो लोग ब्रिटिश गुड्स ज़्यादा खरीदें, भारतीयों की गुड्स नहीं बिकते थे। तो हमारे ऊपर दोहरी मार पड़ रही थी। हमारे यहाँ के किसान लोग, हमारे यहाँ के आर्टिसन, कॉटेज इंडस्ट्री के लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे ब्रिटिशर्स की ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज से। रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेल एंड रोड रूट्स वर डेवलप्ड टू मेक इट पॉसिबल टू ट्रैवल कंफर्टेबली। Post and telegraph system was developed to send messages and information throughout the nation. ब्रिटिशर्स ने रेल और रोड रूट्स बनाए ताकि उन जगहों पर भी जाया जा सके जहां पर वो इजीली नहीं पहुंच सकते थे। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया भारत में ताकि मैसेजेस आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकें। A number of roads were repaired and maintained by Lord Dalhousie and Lord William Bentinck. बहुत सारी सड़कों का निर्माण और पुरानी जो टूटी फूटी सड़कें थी उनका सुधार कार्य लॉर्ड डलहौजी ने करवाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया। मेन बिजनेस सेंटर्स वर कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड पोर्ट्स। तो जो मेन बिजनेस के जो सेंटर थे, व्यापारिक केंद्र, उनको आपस में सड़कों के माध्यम से या पोर्ट यानी समुद्र के माध्यम से जोड़ा गया। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया। भारत में मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। पोस्ट कार्ड्स एंड स्टैम्प्स वर इशूड एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज सेट अप फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा। पोस्ट कार्ड इंट्रोड्यूस किए गए, स्टैम्प्स डाक टिकट जिसको हम कहते हैं वो इशू किए गए, और पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा में के बीच में बिछाई गई।
फर्स्ट रेल लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853। पहली रेल भारत में चली मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। दीज डेवलपमेंट्स ब्रॉट यूनिफॉर्मिटी इन स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न थॉट। जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है तो लोगों के बीच में मुलाकात और बातचीत आसान हो जाती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर बहुत तेज़ी से फैला। इंडियन सोसाइटी इन 18th and 19th सेंचुरी, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस इन द सोसाइटी। ये एक ऐसा समय था जब सोसाइटी में कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे थे। ड्यू टू द इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, इग्नोरेंस का मतलब मालूम नहीं होना या जागरूक नहीं होना, इलिटरेसी यानी शिक्षित नहीं होना। अ फ्यू इवल कस्टम्स वर प्रिवेलेंट इन द कंट्री, कुछ बुरी रीति रिवाज भी हमारे देश में उस समय थे। सर्टेन इंग्लिश रिफॉर्मर्स पास लॉज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी, कुछ इंग्लिश रिफॉर्मर समाज सुधारक, कुछ समाज सुधारक जो इंग्लिश थे, मतलब इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने समाज में कुछ सुधार लाने की कोशिश की। फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज एबॉलिश्ड बाय लॉ पास बाय लॉर्ड वेलेस्ली। बेंटिक पास द लॉ इन 1829 टू एबॉलिश सती सिस्टम। सती सिस्टम को हटाने वाले बेंटिक थे, लॉर्ड बेंटिक थे। सोशल रिफॉर्मर्स, जो हमारे यहाँ के कुछ सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद के गुरु थे। मेड कॉन्शियस एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पिटिफुल कंडीशंस ऑफ विडोज। पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी, विडो यानी विधवा, उनकी कंडीशन में सुधार लाने की इन्होंने कोशिश की। पर्दा सिस्टम को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किए। इलिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, इन सबको रोकने का प्रयास हमारे यहाँ के समाज सुधारकों ने भी किया। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया देयर वर पाठशालास। तो मॉडर्न एजुकेशन के पहले भारत में पाठशाला होती थी, मकतब होते थे, और हायर एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पर टोल्स होते थे जिसको हम गुरु आश्रम कहते हैं, और मदरसा होते थे। इन द प्राइमरी स्टेजेस यानी शुरुआत की स्टेज में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था रिलीजियस बुक्स के बारे में, और रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा ये सिखाया जाता था। लेटर राइटिंग एंड मैथमेटिक्स ये शुरू के स्टेजेस में सिखाया जाता था। इन हायर एजुकेशन में ग्रामर यानी व्याकरण, लैंग्वेज यानी भाषा, लिटरेचर यानी साहित्य, रिलीजियस टीचिंग्स यानी धार्मिक शिक्षा, डिबेट वाद विवाद, लॉज यानी कानून, मेडिसिन्स के बारे में उनको जानकारी दी जाती थी, और एस्ट्रोलॉजी मतलब कि खगोलीय ज्ञान उनको दिया जाता था। ये हायर एजुकेशन में होता था। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन वॉज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश रूल के शुरुआत में थी। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने लेवल से स्टार्ट किया, और कुछ भारतीयों ने भी उनकी हेल्प की इसमें। द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो मेड एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन बट दे लेड मोर स्ट्रेस ऑन एजुकेशन बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी। कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी इस दिशा में प्रयास किए, लेकिन उनका जो प्रयास था वो अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए ज़्यादा, उस तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। अ मदरसा वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकटा इन 1781। 1781 में एक कैलकटा में मदरसा की स्थापना की गई, जहाँ पर अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज वहाँ पर सिखाई जाती थी। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बंगाल में। एफर्ट्स वर मेड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, प्रयास किए गए भारतीय इतिहास को पढ़ने के, एंड कल्चर थ्रू दिस सोसाइटी। अ संस्कृत कॉलेज वॉज फाउंडेड इन 1791 एट वाराणसी। 1791 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई टू स्टडी हिंदू लॉज, जहाँ पर हिंदू कानून को समझा जाता, पढ़ा जाता था।
The company also made efforts in the field of education later. In 1835, the government decided to impart European literature. 1835 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया टू इम्पार्ट यानी बांटना यूरोपियन लिटरेचर, यूरोप का लिटरेचर हमारे साथ बांटने का उन्होंने तय किया, एंड साइंटिफिक एजुकेशन, और साइंटिफिक एजुकेशन देने के बारे में निश्चित किया इंडियंस को. Under this scheme, English became the medium of instruction in some schools started by the government. तो मीडियम किस माध्यम में इसकी शिक्षा दी जाएगी, तो वो उन्होंने इंग्लिश माध्यम चूज किया, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया. ग्रेजुअली एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे एजुकेशन भारत में फैलाई गई. यूनिवर्सिटीज बनाई गई कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में. As a result of the Western education, a new class, the educated middle class came up. इस वेस्टर्न एजुकेशन के विस्तार के साथ एक नई क्लास ऑफ पीपल ये इमर्ज हुए, जिसको हम कहते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल. मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस गॉट जॉब्स इन द कंपनी. कई इंडियंस जो एजुकेट हुए इंग्लिश लैंग्वेज से, उनको कंपनी में जॉब मिली. There arose a difference between the English educated Indians and the rest of the Indians. बाद में इंग्लिश पढ़े हुए लोगों के बीच में और जो बाकी के जो भारतीय थे उनके बीच में कुछ मतभेद भी हुए. The Indians were introduced to technology, freedom movement, equality, democracy, nationalism, important revolutions and modern philosophies through modern English education. मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन के आधार पर उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया गया, इक्वालिटी समानता का अधिकार ये बताया गया, डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया, नेशनलिज्म के बारे में बताया गया. जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस दूसरी दुनिया के अलग अलग दूसरे देशों में हुए थे उनकी नॉलेज दी गई भारतीयों को. They got an opportunity to gain knowledge about the important events, new inventions and welfare activities happening in other parts of the world through the medium of press and communication. जिसके ये मॉडर्न एजुकेशन के ज़रिए ही और प्रेस और कम्युनिकेशन के कारण ही हमारे यहाँ पर लोगों को ये पता चला कि बाहर दुनिया में और दूसरी जगह पर क्या हो रहा है. दिस वॉज द लेसन कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या थी, उनकी क्या व्यवस्था बाद में बनी और उसका क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा.